आज हम बात करेंगे अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और प्रीत शास्त्र के कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अपराध शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसके मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अपराध शास्त्र ज्ञान का वह अंग है जिसका संबंध सामाजिक पहलू के रूप में अपराध से है। कथन की विवेचना कीजिए। अपराध शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा अपराध विधि में इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध शास्त्र की परिभाषा की। अपराध शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अपराध और शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। परंतु ये अर्थ अत्यंत ही संकुचित है। विभिन्न विद्वानों ने अपराध शास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने की कोशिश की है। चूंकि अपराध शास्त्र की विषय वस्तु प्रारंभ से ही विवादग्रस्त रही है, इसी कारण अपराध शास्त्र को सुनिश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन रहा है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। इलियट के अनुसार अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। उपरोक्त परिभाषा अपराधियों के लिए दंड के प्रावधानों को समाविष्ट न करके अपने आप को संकुचित करती है। टेफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र वह अध्ययन है जिसके विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध की व्याख्या और उसके निरोध के साथ अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दंड एवं उसके उपचार सम्मिलित है या शामिल है। सदरलैंड की परिभाषा को देख लेते हैं। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक घटना के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। सदरलैंड की परिभाषा के अनुसार अपराध को सामाजिक घटना मानना अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त सामाजिक घटनाओं के संबंध में समग्र ज्ञान ही अपराध शास्त्र है। उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट रूप से अपराध शास्त्र को परिभाषित नहीं कर रही हैं, क्योंकि अपराध शास्त्र की सीमाएं अनंत है, वे निश्चित नहीं है। इसलिए रेकलेस ने यह तक कह दिया है कि साधारणतः ये कहना उपयुक्त होगा कि अपराध वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं, परंतु ये परिभाषा भी ये नहीं बताती है कि अपराध शास्त्री कौन है। चलिए हम अपराध शास्त्र का महत्व देखते हैं। अपराध शास्त्र का मानव समाज के अध्ययन, आधुनिक समाज के विकास तथा उसके पुनर्निर्माण में बहुत योगदान है। अपराध शास्त्र का मानव व्यवहार से संबंध होने के कारण ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब अपराध शास्त्र क्या है? ये मानव और समाज का एक अध्ययन होता है जो आधुनिक समाज है। आधुनिक समाज में जो विकास हो रहा है और उस विकास के साथ जो विधि का पुनर्निर्माण हो रहा है या जो तरक्कियां हो रही है उन या हम ये कह लें कि नए नए अपराध जो है वो कारित हो रहे हैं, उन सब का अध्ययन करना अपराध शास्त्र कहलाता है। अपराध शास्त्र के महत्व का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी कर सकते हैं। पहला, अपराध शास्त्र सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने के साथ साथ उस भाग पर भी प्रकाश डालता है जो समाज विरोधी कार्यों में संलग्न है। इस प्रकार ये मानव ज्ञान में सहायक है। मतलब अपराध शास्त्र क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या तो कर ही रहा है, लेकिन ये साथ साथ में क्या कर रहा है? ये साथ साथ में समाज के विरोध में जो कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे समाज को कोई नुकसान हो, तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों का भी अध्ययन ये करता है। दूसरा, अपराध शास्त्र अपराध तथा अपराधियों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी अपराध शास्त्र में अपराध और साथ साथ में जो अपराधी है उनका सिस्टमेटिक ढंग से या एक कह ले कि नीचे से लेके ऊपर तक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अतः इसमें जिन घटनाओं तथा परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है वह सार्वभौमिक होती हैं। यह ज्ञान अपराध को कम करने में सहायक होता है। मतलब जो घटनाएं, जो परिस्थितियां होती है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन करने के बाद अपराध को रोकने के लिए जो भी प्रक्रिया करी जाती है वो कारगर साबित होती है। तीसरा, अपराध शास्त्र समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने में मदद करता है। ये अपराध के नियंत्रण को सुझाता है, जिस कारण
से मानव जीवन को ऊंचा उठने में सहायता मिलती है। मतलब अपराध शास्त्र क्या करता है, समाज में जितनी भी आपराधिक प्रवृत्ति है उसको खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि ये अपराधियों का अध्ययन करता है। ये बताता है कि अपराध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कैसे समाप्त होगा। तो ये इसके नियंत्रण को सुझाता है, इसके सुझाव हमें देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मनुष्य का जीवन है उसको हम ऊंचा उठा सकते हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं। चौथा, अपराध शास्त्र व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो कि उन कारणों की व्याख्या करता है जो कि समाज विरोधी होते हैं। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। और पांचवा है, अपराध शास्त्र उन नवीन अपराधों का भी ज्ञान कराता है जो कि सामाजिक प्रकृति के साथ ही अस्तित्व में आते हैं। जैसे ही समाज कोई तरक्की करता है और उसकी तरक्की के साथ में जो अपराध आने की संभावना होती है या जो अपराध आ जाते हैं उसका भी हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है, अपराध शास्त्र से मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमारे जो बैंक से पैसा निकाला जाता था वो एटीएम के माध्यम से नहीं निकाला जाता था। तो जब एटीएम के माध्यम से निकाला जाने लगा तो फिर उसके ये भी देखा गया कि इसको कैसे अपराध कारित कर सकता है व्यक्ति, तो उसको रोकने के उपाय सोचे गए। जैसे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम पहले नहीं था, लेकिन अब चूंकि समाज में प्रगति हो रही है तो ये सारे सिस्टम भी आ रहे हैं। तो इनको के इससे जुड़े हुए अपराध क्या हो सकते हैं और उनका निपटारा कैसे किया जा सकता है, ये हमें अपराध शास्त्र में बताया जाता है। अपराध शास्त्र अपराध रोकने के लिए नए कानून बनाने की राह भी दिखाता है। अब अपराध शास्त्र तथा आपराधिक विधि में क्या संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अपराध शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध तथा अपराध आचरणों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत अपराध के कारणों तथा उसके निवारण का विवेचन रहता है, जबकि आपराधिक विधि द्वारा अपराध के नियंत्रण के उपबंधों का क्रियान्वयन किया जाता है। आपराधिक विधि में क्या होता है, अपराध पे कैसे नियंत्रण आप कर सकते हो उसकी प्रोसेस बताई जाती है। ये सर्वविदित है कि दंड विधि उस देश की सामाजिक विकृतियों का प्रतीक होती है। जो दंड विधि है, जिस देश की दंड विधि है उस देश की सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका प्रतीक होती है, उनको दिखाती है। अपराध शास्त्र तथा आपराधिक विधि दोनों का उद्देश्य समाज से अपराध को दूर करना, उन पर नियंत्रण रखना होता है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही अपराध के दो विभाग हैं जिनका उद्देश्य एक ही है, और वो क्या है, अपराध को रोकना, अपराध पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या ये कहना उचित है कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? यदि हाँ तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, अपराध शास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, विवेचन कीजिए। अथवा वर्तमान में अपराध शास्त्र विज्ञान नहीं है लेकिन उसके विज्ञान बन जाने की आशा है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो हम बात करते हैं अपराध शास्त्र की प्रकृति की, इसके नेचर की, कि ये कैसा है। अपराध शास्त्र की प्रकृति के बारे में कई अपराध शास्त्री हैं जिन्हों में आपस में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानने को तैयार ही नहीं है। इन दोनों मतों का निम्न प्रकार से अध्ययन हम करते हैं। पहला, अपराध शास्त्र विज्ञान नहीं है। इस मत के समर्थकों द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इन तर्कों के आधार पर उनका ऐसा मानना है कि अपराध शास्त्र विज्ञान नहीं है। पहला, सार्वभौमिकता का सिद्धांत विज्ञान का सार है, जबकि अपराध शास्त्र समय एवं स्थान के अनुरूप होता रहता है, अतः इस अभाव में इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। सेकंड, किसी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो निम्नलिखित क्रम के अनुसार होता है। अगर हम किसी टॉपिक को उठाएंगे और उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली परिकल्पना का निर्माण, कि आप पहले सोचेंगे कि
क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों का संग्रह। फिर आपने जो भी सोचा है, विचार किया है कि ऐसा अपराध होगा, तो आप अपराध के कारणों के बारे में सोचेंगे, कितने अब तक अपराध हुए वो आंकड़ों को देखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अभिष्टापन करेंगे, लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर उसका सत्यापन भी कराएंगे। अपराध संबंधी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का सत्यापन संभव नहीं होता है, अतः इसे विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तीसरा, अपराध एक सामाजिक घटना होती है। इसका अध्ययन समाज में ही हो सकता है, जिसमें प्रयोगशाला में या किसी भी प्रयोगशाला में नहीं। तो अपराध क्या है, ये समाज में घटने वाली घटना है, और आप इसका अध्ययन क्या करोगे, समाज में रहकर ही करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई अपराध कारित हो गया तो आप प्रयोगशाला में चले गए, रिसर्च करने चले गए, वहाँ जाके आपने इसके ऊपर रिसर्च करी। आपको समाज में ही देखना पड़ेगा कि ये अपराध क्यों हुआ है, इसके कारण क्या है, और कैसे ये खत्म हो सकता है, समाप्ति किया जा सकता है, या इस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपराध शास्त्रों को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में माइबिल ने कहा है कि अपराध शास्त्र कभी भी चिंतन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान नहीं है। अब अपराध शास्त्र विज्ञान है, इस तथ्य को मानने वालों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सदरलैंड ने कहा है कि अपराध शास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके संबंध में सार्वभौमिक सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, अतः अपराध शास्त्र विज्ञान है। सेकंड, अपराधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने में भी सफलता प्राप्त की जा रही है। तीसरा, अपराध शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला जैसे स्थान तो संभव नहीं है, परंतु समाज को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समाज की परिस्थितियों में इसको लाकर, इसको शामिल करके और इन अपराधों के सिद्धांतों को सत्यापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो इसको विज्ञान मानते हैं, उनका ऐसा कहना है कि आज के समय में या अपराध के अध्ययन में हम कई तरह के वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, और वैज्ञानिक अध्ययन जो है अपराधों का वो भी हम करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम इसको प्रयोगशाला तो नहीं बना सकते, पर हम समाज को एक प्रयोगशाला बनाकर और उसमें अपने रिसर्च को कर सकते हैं। तो उनका मानना है कि ये एक विज्ञान है। निष्कर्ष ये कहता है टेफ्ट के अनुसार कि अपराध शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि पूर्ण विकसित नहीं है, यानी कि विज्ञान तो है लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं है। सदरलैंड ने कहा है कि अपराध शास्त्र वर्तमान समय में विज्ञान नहीं है, परंतु इसके विज्ञान रूप में विकसित होने की आशा है। भविष्य में ये विज्ञान का रूप ले लेगा, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान को जिन आधारों पर विज्ञान माना जाता है, उन्हीं आधारों पर अपराध शास्त्र भी विज्ञान माना जा सकेगा। प्रश्न अगला देखते हैं। अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को निरूपित कीजिए और उसके अध्ययन का महत्व समझाइए। इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहना कहाँ तक उचित है कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम केवल मानव कार्यों को ही नहीं वरन मानव लक्षणों का भी अध्ययन करते हैं, समझाइए। तो हम अपराध शास्त्र का क्षेत्र देखते हैं। अपराध शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इस कारण इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। फिर भी विद्वानों ने इसके क्षेत्र को सीमित करने का प्रयत्न किया है। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र में 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया। दूसरा, कानून तोड़ने की प्रक्रिया। तीसरा, कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं। ये प्रक्रियाएं उन अंत क्रियाओं के एक ही क्रम में है। ये पारस्परिक अंत क्रियाओं का अनुक्रम ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु है। तो इसके क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है कि इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। विद्वानों ने इसको कम करने की कोशिश करी है। सदरलैंड ने इसके क्षेत्र के हिसाब से इसको
3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला क्या किया है, कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो इसके क्षेत्र का पहला भाग है। फिर कानून तोड़ने की प्रक्रिया। कानून किस लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि समाज में लोग जो है अपराध कारित ना करें। लेकिन कानून अगर बना दिया है और किसी व्यक्ति ने उस कानून को तोड़ दिया है तो फिर उस कानून को बनाने का जो मकसद है वह सही हो जाता है। तीसरा, कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं। अब कानून तोड़ने से क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो अपन ऐसे समझ लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसको तेज वाहन चलाना प्रतिबंधित है, ऐसा कानून बन गया है कि वो तेज वाहन नहीं चला सकता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके बाद भी तेज वाहन चलाता है और तेज वाहन चला के वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है। तो उसने क्या करा, जो नियम बने हुए थे उन नियमों को तोड़ने के बाद अब प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये 3 प्रक्रिया बताई है सदरलैंड ने। ये विषय वास्तविक अपराधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आचरणों पर भी दृष्टिगत करता है यद्यपि अपराध नहीं है किंतु अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। सदरलैंड ने अपराध शास्त्र को 3 भागों में बांटा है। पहला, विधि का समाजशास्त्र, दूसरा आपराधिक कारण शास्त्र और तीसरा दंड शास्त्र। इसने भी वैसे ही किया है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मतलब पहले विधि का समाजशास्त्र यानी विधि को समझने का, पढ़ने का, समाज के अंदर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो चीज़ हो गई। फिर आपराधिक कारण शास्त्र के आपराधिक गतिविधियां है वो क्यों होती है, उनके कारणों की खोज करना। तीसरा, दंड शास्त्र, मतलब फिर उनको पनिशमेंट देना। अब इलियट ने अपराध शास्त्र को 4 क्षेत्र इसके निश्चित किए। पहला, अपराध की प्रकृति के अपराध जो है वो किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है। आपराधिक व्यवहार के कारण, जो अपराध कारित किया गया है उसका कारण क्या रहे होंगे। अपराधियों का व्यक्तिगत अध्ययन और अपराधियों का उपचार या दंड। तो ये इलियट थे जिन्होंने इसके 4 क्षेत्र बताए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रेट जीन विच के। अपराध शास्त्र के अध्ययन के लिए उन्होंने निम्नलिखित 3 शीर्षक प्रदान किए हैं। पहला, अपराधों के कारण, आपराधिक नीति, आपराधिक विधि। यहाँ ये कहना उचित होगा कि अपराध विधि एक अलग विषय है, इसको अपराध शास्त्र में शामिल करना उचित नहीं होगा। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो परंपरागत अपराध शास्त्र के विरोध में एक नवीन अपराध शास्त्र की परिकल्पना ने जन्म ले लिया है जिसमें आलोचनात्मक अपराध शास्त्र कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहा जा रहा है, आलोचनात्मक अपराध शास्त्र। वह अपराध शास्त्र परंपरागत अपराध शास्त्र के अनेक सिद्धांतों को अस्वीकार कर अपने नवीन पेशे के द्वारा अपराधों की व्याख्या करते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, हमारा एक नया अपराध शास्त्र चल रहा है जो पुराने परंपरागत तौर पर चले आ रहे हैं अपराध शास्त्र की आलोचना करता है। ये बताता है कि इनके कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सी चीज़ें सही हैं, और ऐसी आलोचना करके वो जो नई चीज़ें या नई चीज़ों का उन्होंने खोज की है उसके विषय में वो बताता है। परंतु ये जो शाखा है केवल नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, कोई सिद्धांत नहीं देती है। स्थिति ये है कि आज अपराधी शास्त्री वास्तविकता का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जो अपराध शास्त्र है उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपराध शास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अपराध शास्त्र एक ऐसा अध्ययन उनके लिए बन गया है जो मानव दुराचरण से संबंधित है। मतलब मानव जो है बुरे कार्य जो कर रहा है वो उससे संबंधित है जिन्हें विधि द्वारा निबंधित किया जाता है। अगर आदमी समाज में रहकर कोई बुरा कार्य करता है तो उस पे कैसे निर्बंधन लगाया जा सकता है, विधि के द्वारा। वैसे आप समझाने जाओगे तो नहीं समझेगा, पर लॉ का डर से वो कोई काम नहीं करेगा जो कि समाज के लिए बुरा हो। अपराध शास्त्र में मानव की आपराधिक दुष्प्रवृत्तियों के कारण, उनके निवारण, उनका विश्लेषण आदि का अध्ययन समाविष्ट होता है। कि अपराध शास्त्र जो है मानव के आपराधिक दुष्प्रवृत्तियों के कारण, उनके निवारण, उनका विश्लेषण आदि
का अध्ययन इसमें समाविष्ट होता है। जबकि अगर हम विधिक दृष्टि से देखें तो अपराध में मानव कार्य तथा लोगों को ही समाविष्ट किया जाता है। वर्तमान में अपराध शास्त्र का विस्तार क्षेत्र केवल अपराध के कारण तथा उस अपराध पर नियंत्रण के उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव आचरण को, जो मानव के व्यवहार हैं, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि आपराधिक स्वरूप के होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इस प्रकार अपराध शास्त्र के संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके क्षेत्र विस्तृत रूप से अपनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। अपकृत्य एवं अपराध, अपराध एवं पाप, अपराध एवं संविदा। सबसे पहले हम देखते हैं अपकृत्य और अपराध। अपकृत्य में व्यक्तिगत अधिकार का अपहरण होता है। अपकृत्य में क्या होता है कि व्यक्ति का खुद के अधिकारों का हनन होता है, और अपराध में सामाजिक अधिकार का अपहरण होता है। तो अपकृत्य में क्या है, केवल व्यक्ति का खुद का, और अपराध में समाज का। और सेकंड, अपकृत्य में वादी को हानि के लिए क्षतिपूर्ति मिलती है, और अपराध में अपराधी को दंडित किया जाता है। अपकृत्य दीवानी नुकसान होता है, दीवानी क्षति होती है, और अपराध दंड से संबंधित होता है। और अगला अंतर इसमें क्या है दोनों में, अपकृत्य में पीड़ित पक्ष वाद प्रस्तुत करता है, और अपराध में क्या होता है, अपराध का अभियोजन प्रायः राज्य द्वारा किया जाता है। मतलब अपकृत्य में अभियोजन कौन प्रस्तुत करता है, पीड़ित व्यक्ति, और अपराध में हमें अक्सर कौन प्रस्तुत करता है, राज्य। अपराध और पाप में अंतर को समझते हैं। अपराध का संबंध कानून से है, विधि से है, यह कानून का उल्लंघन है। पाप का संबंध धर्म से है, यह धर्म के सिद्धांतों के उल्लंघन से पैदा होता है। दो, अपराध में क्षति होना आवश्यक होता है, और पाप में क्षति का होना आवश्यक नहीं है। दो, अपराध के लिए दंड होता है, पाप के लिए प्रायश्चित होता है। अपराधी को सजा देता राज्य का कर्तव्य होता है, पाप की सजा देना ईश्वर का कार्य है। अपराध परिवर्तनशील होता है, पाप आदिवादी परंपरा से जुड़ा हुआ एक बात होती है, जुड़ा हुआ होता है, ये हम कह सकते हैं। अब अपराध तथा संविदा भंग, इसमें अंतर। अपराध का संबंध दंड से होता है, संविदा भंग का संबंध क्षतिपूर्ति से होता है, ये सिविल दोष है। अपराध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, संविदा भंग वही व्यक्ति कर सकता है जो कि संविदा का पक्षकार होता है। इन दो लोग होते हैं संविदा करने वाले, दोनों में से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा, अपराध राज्य द्वारा निर्धारित होते हैं, संविदा की शर्तें जो हैं वो पक्षकारों द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन कौन सा कार्य अपराध होगा, ये कौन निर्धारित करता है, राज्य निर्धारित करती है। पर कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें होती है, रूल्स होते हैं, वो पक्षकार निर्धारित करते हैं। अपराध के लिए राज्य द्वारा अभियोजन लाया जाता है, संविदा भंग के लिए पीड़ित पक्ष वाद लाता है। अपराध के लिए व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है, संविदा भंग के लिए व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न अपराध शास्त्रियों द्वारा किए गए अपराधियों के विभिन्न वर्गीकरण को बताइए। कुछ वर्गीकरण में इनको बांटा गया है, उसी के विषय में हमको बताना है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपराधियों का वर्गीकरण लोम्ब्रोसो के अनुसार, जन्मजात अपराधी, ऐसे अपराधी जन्म से ही वंशानुगत के कारण अपराधी होते हैं। विक्षिप्त अपराधी यानी कि पागल अपराधी, इसमें वे अपराधी आते हैं जो मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त होते हैं और इसी कमजोरी के कारण अपराधी बनते हैं। तीसरा, विषयासक्त अपराध, इसमें वे अपराधी आते हैं जो विषयासक्त होने के कारण अपराध करते हैं। प्रसंगवश अपराधी, इसमें वे अपराधी आते हैं जो संयोगवश, परिस्थितिजन्यवश अपराध कारित कर देते हैं, और ऐसे अपराधियों में आत्मगलिनी भी होती है, उनको बुरा भी लगता है कि उन्होंने अपराध कारित कर दिया। सेकंड, गेरोफेलो के अनुसार, गेरोफेलो ने अपराधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला, प्रासंगिक अपराधी, दूसरा हिंसात्मक अपराधी,
तीसरा सद्भावना रहित अपराधी, चौथा लामबट अपराधी। फेरी के अनुसार पहला जन्मजात अपराधी, दूसरा अभ्यस्त अपराधी, मनोविक्षित अपराधी, आकस्मिक अपराधी, भाववेशी अपराधी। ये फेरी के अनुसार अपराधी हैं जिनको कि इन श्रेणियों में बांटा गया है जो कि अपराध को कारित करते हैं। अब सामान्य वर्गीकरण इसका देखते हैं हम कि सामान्य वर्गीकरण में क्या चीज़ शामिल की गई है। सामान्य रूप से अपराधी को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रूढ़िगत अपराधी तथा सफेदपोश अपराधी। रूढ़िगत अपराधी जो है उनको भी कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रथम अपराधी, फिर स्थितिक अपराधी, उसके बाद यदा कदा अपराध करने वाले अपराधी जो कभी कभार कोई अपराध कारित कर देते हों, और अभ्यस्त अपराधी जो कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक कोई अपराध कारित करते रहते हैं। व्यवसायी अपराधी जो कि अपने व्यवसाय, धंधा, प्रोफेशन के तौर पर अपराध करते हो। महिला अपराधी, बाल अपराधी, मनोविक्षिप्त अपराधी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपराध शास्त्र के शास्त्रीय संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? इन संप्रदाय के प्रमुख विचारकों के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर अपराध शास्त्र की पूर्व समाज या शास्त्रीय शाखा जो है वो शास्त्रीय शाखा तथा नवीन शास्त्रीय शाखाओं का वर्णन कीजिए। यानी पूर्व शास्त्रीय शाखा, शास्त्रीय शाखा और नवीन शास्त्रीय शाखा तीनों के बारे में हमको बताना है। अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय। शास्त्रीय संप्रदाय को विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से तीन संप्रदायों में विभक्त किया जा सकता है। पहला पूर्व शास्त्रीय शाखा, शास्त्रीय संप्रदाय और नवीन शास्त्रीय संप्रदाय। सबसे पहले देखते हैं पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय को। इस संप्रदाय की मान्यता 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में थी। इस संप्रदाय में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली प्रेत शास्त्रीय व्याख्या और स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। प्रेत शास्त्रीय व्याख्या अपराध की वह प्राचीनतम व्याख्या है जिसमें अपराध का कारण भूत प्रेत को माना जाता था। इसके अनुसार यह माना जाता था कि मानव आत्मा पवित्र और सात्विक होती है, मनुष्य स्वभाव से अपराधी नहीं होता है, लेकिन प्रेत, शैतान, असुर उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपराधी हो जाता है। यानी कि प्रेत, भूत आत्मा उसके शरीर में चली जाती है और उससे अपराध कारित करवाती है। इस व्याख्या के अनुसार अपराध के दो कारण होते हैं, प्रेत आत्मा का व्यक्ति के शरीर में प्रवेश और प्रेत आत्मा का व्यक्ति को वश में कर लेना। ये व्याख्या वैज्ञानिक न होने के कारण तर्क संगत भी नहीं है। यह व्याख्या कल्पना पर आधारित होकर एकांकवादी है, फिर भी उपरोक्त व्याख्या इतना महत्व अवश्य रखती है कि इससे अपराधों के कारणों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित होता है। सेकंड है स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं का ब्रह्म प्रकाश है। इसके अनुसार मानव में कुछ व्यवहार स्वाभाविक रूप से जन्मजात होते हैं और कुछ व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं, यानी एक के बाद एक दूसरे के प्रभाव में आकर सीख लेते हैं, उसको कहते हैं अनुकरण, किसी को देख के सीखना। मानव अपने व्यवहार के चयन में स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है और कुछ लोग आपराधिक व्यवहार का चयन करते हैं। इस युग में आत्माओं का अस्तित्व माना जाता था और शरीर को फांसी की सजा भी दी जाती थी, परंतु इस व्याख्या द्वारा अपराध के कारणों की गलत व्याख्या की गई है। दंड के रूप में प्रतिशोधात्मक सिद्धांतों की जो कठोर व्यवस्था थी उसका विधान उस समय में था। फिर महत्व की दृष्टि से इस व्याख्या में अपराध में कलुषित भावना के तत्व का भी हल्का सा आभास होता है। यानी प्रतिशोध की भावना थी कि उसने मेरे साथ जो अपराध कारित किया, मैं भी उसके घर वालों के साथ या उसके साथ वो अपराध कारित करूँगा, और मन में ये भावना आती थी कि बदला लेने की। अब शास्त्रीय संप्रदाय को हम देख लेते हैं। इस संप्रदाय का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक बेंथम, बेकेरिया और फ्यूअरबैंक है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का व्यवहार सुख दुख के प्रतिफल से नियंत्रित होता है। किसी कार्य से मिलने वाले सुख की मात्रा उससे मिलने वाले दुख से अगर अधिक होती है
तो मनुष्य उतनी ही रुचि से उस कार्य को करता है। कर्ता कार्य के चुनाव में स्वतंत्र होता है, उसे सुखवादी गणना के आधार पर तय करता है। इस विचारधारा के अनुसार अपराध वह मानव स्वव्यवहार है जिसमें व्यक्ति को अधिक सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कहना पड़ रहा है कि व्यक्ति जो है वो क्या है, वो सुख दुख देखता है और जिस कार्य को करने में उसको सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, किससे, दुख से अधिक, तो वो उस काम को रुचि से करता है, भले ही चाहे वो अपराध ही कारित क्यों ना कर रहा हो। अपराध कारित करने में उसको अगर मजा आता है, उसको सुकून मिलता है, उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो अपराध ही कारित करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम ये कह सकते हैं कि इस संप्रदाय की प्रक्रिया है। अब शास्त्रीय संप्रदाय जो है उसके प्रमुख अपराध शास्त्री कौन थे, उनके विचारों को भी जान लेते हैं। पहला है बेकेरिया, अपराध एवं दंड नामक पुस्तक में इटली के प्रसिद्ध अपराधशास्त्री बेकेरिया ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पहला, अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित होता है। दूसरा, व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे अपराध करने में दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलता है। और तीसरा, सुख और दुख का निर्धारण मानव स्वव्यवहार के आधार पर ही होता है। चौथा, मानव का व्यवहार उसमें स्वयं की जिम्मेदारी का परिणाम है। बेंथम का क्या कहना है? बेंथम ने सुखवादी दर्शन का प्रयोग विधि निर्माण प्रक्रिया में रखने पर बल दिया है। उसका कहना है कि जो सुखवादी दर्शन है, जो विधि का निर्माण जब किया जाता है उस समय इस विचारधारा को, इस सोच को रखना चाहिए। उनके अनुसार कानून विधि ऐसी होनी चाहिए जो अधिकतम लोगों का कल्याण करे। जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं वे ऐसा चेतन मन से करते हैं, मतलब उनको पता होता है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए चेतन अवस्था में किए जाने वाले कानून विरोधी कार्य ही अपराध कहलाते हैं। जो सोच समझकर अपने तरीके से प्लानिंग करके कार्य करता है, अपराध करता है, तो वो अपराध कहलाता है, कानून विरोधी कार्य कहलाता है। अपराध के कारण के बारे में बेंथम का मत है कि व्यक्ति कार्य को करने से पूर्व उससे मिलने वाले सुख और दुख की तुलना करता है। यदि किसी कार्य से मिलने वाले सुखों का योग उससे मिलने वाले दुखों के योग से अधिक होता है तो व्यक्ति उस कार्य को करना पसंद करता है। अब तीसरा देखते हैं, फ्यूअरबैंक। इसके अनुसार कानून के अभाव में अपराध की व्याख्या नहीं की जा सकती है और अपराध के बिना दंड का कोई मूल्य नहीं है। इन्होंने कानून, अपराध और दंड को अंत संबंधित बताकर, यानी तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, ये प्रतिपादित किया है कि दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। जो शास्त्रीय संप्रदाय है उसके अनुसार दंड निश्चित और कठोर होना चाहिए तथा उसे गंभीरता पर आधारित होना चाहिए। दंड का उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। इस संप्रदाय के अनुसार बालकों, पागलों और जो वृद्ध हैं उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसकी आलोचना भी की है। सदरलैंड के अनुसार इस संप्रदाय द्वारा की गई अपराध की व्याख्या व्यक्तिपूरक, बुद्धिवाद पूरक एवं संकल्पनावाद पूरक है। ये अपराध की एकांकी व्याख्या है और ये आवश्यक नहीं है कि अपराध केवल सुख प्राप्त करने के लिए किए जाते हों। अब इसका महत्व देख लेते हैं। टेफ्ट ने उल्लेखित किया है कि वर्तमान समय में अपराध शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए गणन, परिसंतुलन तथा मापन आदि आवश्यक है और जो कि हम अपराध सांख्यिकी से प्राप्त कर सकते हैं। अपराध सांख्यिकी ही एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।